गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट 5 चैप्टर द स्ट्रगल बिगिंस। यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड द मॉडरेट एंड फेस। तो हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। कैसे जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट होता है उसके बाद कैसे लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना स्टार्ट होती है। जो रिफॉर्मर्स हैं वो समझाते हैं, जो को देखो फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ पे इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी की बात चल रही है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो रहा है वहाँ पे, और लगभग मैसोलिनी की जो रीडिंग्स थी और जो रूसो रूसो कहते थे, जो ग्रीक जो ग्रेट यूरोप की टीचिंग्स थी, और इस तरीके से रिफॉर्मर्स ने वेस्टर्नाइजेशन को और मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करा। उसकी वजह से लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग स्टार्ट हुई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फैक्टर्स ग्रोथ के लिए, मॉडर्न नेशनलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उसमें सबसे पहले जो था, जो ट्रेडिशनल हमने जो राइस और ग्रोथ इंडियन नेशनलिज्म होती है वो ट्रेडिशनली जो एक्सप्लेन किया होता है। जो इंडियन रिस्पांस में जो स्टिमुलस मिला था ब्रिटिश राज में, जो नई इंस्टीट्यूशंस आई थी, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ और जो नए रिसोर्सेज आए थे, उसके वजह से जो इंडियन नेशनलिज्म है वो धीमे धीमे ग्रो कर रही थी। ये रिज़ल्ट था कॉलोनियल पॉलिसीज़ का, और पार्शली जो था वो जो हमारी कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी उसकी रिएक्शन में ये हो रहा था। अब जो इंडियन नेशनलिज्म है ये प्रोडक्ट था मिक्स ऑफ वेरियस फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण नेशनलिज्म ग्रो हुआ था। जिसमें से वर्ल्ड वाइड जो अपसर्ज जो चल रहे थे, पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पूरे यूरोप में, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड था जिसमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करी जा रही थी, इनिशिएटेड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशन में जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात करी गई। और उसके बाद इंडियन रेनेसां स्टार्ट हुआ, और इसके बाद जो इंडियन रेनेसा के फादर कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय, उन्होंने स्टार्ट करा। उसके बाद थर्ड जो है ऑफशोर जो मॉडर्नाइजेशन इनिशिएट किया गया था ब्रिटेन इन इंडिया, और जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन थी ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी की भारत में, इसकी वजह से नेशन की फीलिंग स्टार्ट हुई। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन इन द कॉलोनियल इंटरेस्ट। अब जो पीपल थे वो रियलाइज़ कर रहे थे कि जो कॉलोनियल रूल है वो मेजर कॉज है इंडिया की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के लिए, और जो इंटरेस्ट हैं इंडियंस वो जो, और उनके जो इंटरेस्ट है इंडिया में इन्वॉल्व करना, वो उनका जो इंटरेस्ट है इंडिया में वो उनके इंटरेस्ट हैं और इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है, जिसमें सारे सेक्शन और क्लासेस जो थे इन्वॉल्व थे। जो प्रेजेंट थे आर्टिशियंस थे, हैंडीक्राफ्ट थे, वर्कर्स थे, इंटेलेक्चुअल थे, और जो एजुकेटेड और जो कैपिटलिस्ट थे, सभी इस बात को अब समझ चुके थे कि हमें अपने नेशन पे फोकस करना होगा। और नेशनलिस्ट मूवमेंट धीमे धीमे एराइज होना स्टार्ट हो चुके थे, और बहुत से चैलेंजेस जो थे, कॉन्ट्रडिक्शंस, वो हम समझ चुके थे उनकी पॉलिसीज़ जो आई थी। जो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, जो बहुत सारी छोटी छोटी ब्रिटिश रूल के दौरान जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या कहते हैं, हिमालय से लेके केप कैमोरिन तक, साउथ में क्या कहते हैं, फ्रॉम आसाम से लेके खैबर पास जो पाकिस्तान में है वहाँ तक, सब हर जगह यही फीलिंग आ रही थी कि जो लार्ज एरिया है इंडिया का, और ये एक सिंगल छोटा सा कंट्री जो है रूल कर रहा है, जो क्या कहते हैं सिंगल छोटा सा कंट्री रूल कर रहा है। और पास्ट में जो हमारे मौर्यंस थे, उसके बाद जो मुगल्स आए, जिसकी वजह से बाद में ब्रिटिश ने क्रिएट करा एक लार्ज स्टेट जो कि मौर्यंस से भी ग्रेट था, दैट मौर्यन और जो मुगल से भी ग्रेट था। और ये पहली बार इतना बड़ा जो लैंड था इनके अंडर में आया था, और जो इंडियन प्रोविंसेस थी वो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल कर रहा था, और प्रिंसली स्टेट जो थी वो इनडायरेक्ट वे में रूल कर रहा था। वहाँ पे इसके रेसिडेंट हुआ करते थे, और ब्रिटिश जो क्राउन, जो ब्रिटिश शॉर्ड थी वो इम्पोज करती थी पॉलिटिकल यूनिटी। जो ब्रिटिश की तलवार थी वो एक तरीके से इम्पोज करती थी पॉलिटिकल यूनिटी पूरे इंडिया में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में। और जो प्रोफेशनल सिविल सर्विस होती थी वो जो प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज होती थी, और जो यूनिफाइड जुडिशरी होती थी, और जो उन्होंने एक सिस्टम निकाला था कोडिफाइड सिविल और क्रिमिनल लॉज, जो उन्होंने कोडिफाई कर दिया था कि ये
अगर ये काम करोगे तो इसकी ये सज़ा है। तो हर एक चीज़ का उन्होंने कोड कर दिया था, हर एक सिविल और क्रिमिनल लॉज बना दिए थे थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, जो इम्पार्ट करती थी एक नई डायमेंशन ऑफ द पॉलिटिकल यूनिटी, जिसमें ये प्रयास किया जा रहा था कि जो कल्चरल यूनिटी बनी रहे और जिसमें इंडिया जो है बहुत सेंचुरियों से अलग अलग रूल किया जाता था। छोटे छोटे सरदार होते थे, छोटे छोटे, फिर जनपद हुए, महाजनपद आए, फिर उसके बाद राज्य बना, लेकिन प्रोविंसेस में रूल कभी इतना बड़ा एक यूनिटिफिकेशन नहीं मिला था। ये नेसेसरी भी था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, और जो कंसिडर किया जाता था मिलिट्री डिफेंस जो थी बहुत उनकी, मिलिट्री डिफेंस और जो इकोनॉमिक पेनिट्रेशन जो थी, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन वो लोग बहुत करते थे। लेकिन साथ में ये सब करते थे क्योंकि उनके पास एक फोर्स थी वो उसकी वो प्लान वे में जो डेवलपमेंट करते थे। उनके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के अच्छे कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे साधन थे, चाहे वो रेलवे हो, रोडवेज हो, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीग्राफ। जो नेशनलिस्ट थे वो पॉइंट करते थे व्यूज़ की जो प्रोसेस है यूनिफिकेशन का, वो दो फोल्ड इफेक्ट डाला था। पहला इकोनॉमिक फेट, जो भारत का भाग्य है, जो भारत का आर्थिक भाग्य है, पीपल वो डिफरेंट रीजन में गॉट लिंक टुगेदर। वो जो डिफरेंट इकोनॉमिक फेट था डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट क्वालिटी थी, वो सबको लिंक कर चुका था ब्रिटिश रूल के अंदर। और इससे क्या हो रहा था, फेल्योर ऑफ क्रॉप्स इन वन रीजन अफेक्टेड द प्राइजेज एंड सप्लाई इन अनदर रीजन। अगर किसी भी क्रॉप का फेल्योर होता था एक रीजन में तो उसका इफेक्ट पूरे हर जगह देखने को मिलता था। इससे दूसरा जो था मॉडर्न मींस ऑफ जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन आने से जो स्पेशलिटी थी लीडर्स की, डिफरेंट रीजन से वो सभी टुगेदर हो रहे थे। और जो इससे ये एक्सचेंज करता था पॉलिटिकल जो आइडियाज़ थे, और इससे मोबिलाइजेशन और जो ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इशू जो थे वो शेयर हो रहे थे। इससे पहले जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जब नहीं था तो लोगों की जो पॉलिटिकल यूनिटी नहीं बन पा रही थी, और इसलिए वो डिफरेंट रीजन में ही अपना रूल किया करते थे। लेकिन अभी जो एक्सचेंज होने लगा पॉलिटिकल आइडियाज़ का, और जो मोबिलाइजेशन होने लगा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जो पब्लिक यूनियन और जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज़ थे, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है नेशनलिज्म स्टार्ट होती है। अब वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन, जो वेस्टर्न थॉट हैं, जितने हमारे वेस्टर्न फिलोसफर हैं, वेस्टर्न थिंकर्स हैं, और वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप होता है, जो रेनेसा आता है, जिसकी वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो हर एक फील्ड में रेनेसा देखने को मिलता है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे लिटरेचर हो, और चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, कॉमर्स हो, हर जगह जो इंट्रोडक्शन हुआ मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वो अफोर्ड करता था अपॉर्चुनिटी, जो एसिमुलेट करती थी मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ को। इंटर्न इसके साथ क्या हुआ कि इससे हमें नई डायरेक्शन मिली इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को, कि वो इंग्लिश सिस्टम जो है एजुकेशन का वो कन्वाइंस करेगा रूलर्स को, और जो सेल्फ इंटरेस्ट हैं वो इफ़ेक्ट नहीं होंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। जो जो लिबरल और जो रेडिकल थॉट थे यूरोपियन राइटर्स, चाहे वो मिल्टन हो, चाहे पीबी शैले हों, जॉन स्टुअर्ट मिल हों, रूसो हों, पेनी हों, स्पेंसर हों, वॉल्टेयर हों, इन सभी के जो उदारवादी और जो रेडिकल थॉट थे, उदारवादी जो बहुत उदार, तब सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए सबके लिए, एक लिविंग लाइवलीहुड होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, और क्या कहते हैं एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये जो और कुछ रेडिकल आइडिया वाले थे, नहीं अभी तोड़ फोड़ करो, अभी सब चेंज करो, जिससे CPM वाली पार्टी है रेडिकल पार्टी। तो उसी तरीके जो यूरोपियन थिंकर्स थे, चाहे मिल्टन, शैले, जॉन स्टुअर्ट मिल, रूसो, पेने, स्पेंसर, वॉल्टेयर, हेल्प करते थे बहुत सारे इंडियंस को जो इम्बाइब करते थे मॉडर्न रेशनल सेकुलर डेमोक्रेटिक और जो नेशनलिस्ट आइडियाज़ को। जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो हेल्प करती थी नेशनलिस्ट लीडर को कि डिफरेंट जो लिंग्विस्टिक्स रीजन है कम्युनिकेट करने में ईच अदर, और जो एजुकेटेड हैं और जो लिबरल प्रोफेशन में थे, चाहे लॉयर हों, चाहे डॉक्टर, वो भी विज़िट करते थे इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, चाहे गांधी हों, चाहे पटेल हों, और चाहे नेहरू हों, चाहे मोतीलाल नेहरू हों, चाहे जितने भी बड़े लीडर्स आपको, नेताजी सुभाष चंद्र हो, जो जितने भी हैं आपको लीडर दिखेंगे, वो ज़्यादातर सब यूरोप से ही पढ़ के आते थे। और
वहाँ जब पढ़ते थे तो उनको वहाँ पे जो यूरोप में कल्चर था, जो एक फ्रीडम फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन हो रहे थे आगे, और क्या कहते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो रहा था, इससे वो प्रभावित हुए थे और उनको लग रहा था कि नहीं, अब हमें नेशनलिज्म की फीलिंग आनी चाहिए। इससे उन्होंने देखा कि जो वर्किंग है मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थी, जैसे लॉ लेजिस्लेचर था, लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी बॉडी, और क्या कहते हैं इस तरीके से उन्होंने इंस्टीट्यूशन जब देखा फ्री कंट्री और कंपेयर करते थे अपने सिस्टम को विद इंडियन सिचुएशन में, तो बहुत सारे बेसिक जो राइट थे वो डिनाए थे इंडियंस को। वहाँ पे जो इक्वालिटी उनको दी जाती थी, यहाँ पे देखते थे स्लेवरी चल रही है, वहाँ पे स्लेवरी बंद, यहाँ पे स्लेवरी, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। बहुत सारे कहते हैं सर इनइक्वालिटी करी थी, वुमेंस को हर चीज़ को देखने को मिलता था। तो इससे एवर एक्सपेंडिंग जो इंग्लिश एजुकेटेड क्लास थे फॉर्म की मिडिल क्लास जो इंटेलेक्चुअल है, वो कंस्टिट्यूटेड न्यूक्लियस फॉर द न्यूली अराइजिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट। अब जो इससे क्या हुआ कि जितने भी सेक्शन थे उनको प्रोवाइड की लीडरशिप, सभी जितने भी सोसाइटी के अलग अलग सोसाइटी कास्ट जो सभी थी, उन सब ने अपना एक एक लीडर बनाना स्टार्ट कर दिया, प्रोवाइड लीडरशिप टू द इंडियन पॉलिटिकल एसोसिएशन। रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। अब रोल ऑफ प्रेस आज के समय में अगर हम देखें, जो इंटरनेट है और जो हमारा न्यूज़पेपर है, जो हमारा जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, कहीं भी वर्ल्ड में कोई भी न्यूज़ हो तुरंत पूरी दुनिया में फैल जाती है। फिर जितने वो सोशल मीडिया ग्रुप हैं, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, तो उसी तरह जब ये सब तो था नहीं, पहले तो अपने आइडियाज़ अपने पास रखते थे और फैलते भी थे तो हज़ारों कहते हैं महीनों लग जाते थे एक जगह से दूसरे जाने में। तो अब जो प्रेस आ चुका था और जो लिटरेचर थी, उससे पेपर और प्रिंटिंग प्रेस से वजह से हम ज़्यादा दूर तक अपने व्यूज़ को भेज सकते थे, इससे लोग जागरूक होना स्टार्ट हो गए। तो जो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी थी, सो अनप्रीच्ड ग्रोथ ऑफ इंडियन ओन्ड इंग्लिश और जो वर्नाकुलर पेपर्स छपने लगे। अब क्या हुआ कि न्यूमरस रेस्ट्रिक्शन जो थी इम्पोज करी गई ऑन द प्रेस पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई बाय द कॉलोनियल रूलर समय पर। लेकिन 1877 में बहुत सारे ऐसे 169 न्यूज़पेपर जो पब्लिश होते थे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में और सर्कुलेट किए जाते थे, रीच द नेबरहुड ऑफ 1 लाख नेबरहुड, लगभग चारों तरफ 1 लाख कॉपियाँ उसकी जाती थी। जो क्या कहते हैं लिपन था, रिपन जो था, रिपन ने जितने वर्नाकुलर, जो लिटन था और जो रिपन था, लिटन ने सारे वर्नाकुलर पे वो कहते हैं प्रेस पे सेंसर लगा देता है, लेकिन जो रिपन आता है वो सारे वर्नाकुलर जो प्रेस पे वो सेक्शन लगाए हुए थे हटा देता है, इसलिए वो बहुत अच्छा लीडर माना जाता, वाइसरॉय माना जाता था। और जो प्रेस थी वाइल क्रिटिसाइज़ करती, जो प्रेस थी वो क्रिटिसाइज़ करती थी ऑफिशियल पॉलिसीज़ को। जैसे आज देखिए एडिटोरियल द हिंदू के आते हैं तो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, ये प्रॉब्लम कर रही। तो उसी तरीके से जो उस समय भी जो हमारे लीडर्स होते थे वो क्रिटिसाइज़ करते थे ऑफिशियल पॉलिसीज़ को ऑन द वन हैंड, और अर्ज करते थे कि पीपल यूनाइट हो ऑन अदर। ये हेल्प करता था स्प्रेड मॉडर्न आइडियाज़, जो सेल्फ गवर्नमेंट और जो डेमोक्रेसी और जो सिविल राइट्स थे और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय हो रहा था। न्यूज़पेपर और जो जर्नल्स होते थे, पैम्पलेट होते थे, नेशनल लिटरेचर होती थी, ये हेल्प करती थी एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ अमंग द नेशनलिस्ट लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन। जो रीडिस्कवरी हुई थी इंडिया के पास्ट की, इंडिया का जो पास्ट है वो फिर से जगाया गया, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं था कि क्या कहते हैं हमारे वेद में क्या लिखा है, हमारे उपनिषद में क्या लिखा है, क्या हमारे रामायण में लिखा है। लोगों को पेपर था नहीं, तो लोगों के पास बुक्स भी नहीं थी और सिर्फ ओरल सिस्टम चलता था। तो इसलिए अब जो इंडिया का रीडिस्कवरी जो किया, बहुत सारी अलग अलग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी और संस्कृत सबको आती नहीं थी, ब्राह्मण्स को आती थी, इसलिए अब जो यहाँ पे उनकी इंग्लिश आ जाने से एक सेकुलर लैंग्वेज पहली बात बनी, और दूसरा उन्होंने जो सिस्टम था, चाहे वो संस्कृत या फिर मुस्लिम्स का भी जो था रूल, उसको समझने के लिए उन्होंने कन्वर्जन किया इंग्लिश में। और इस तरीके से जो हिस्टोरिकल रिसर्चर्स थे, यूरोपियन स्कॉलर्स, चाहे वो मैक्स मुलर हों, चाहे मॉरियर विलियम हो, रॉथ हों, सनसोन हो, और बाय इंडियन स्कॉलर जो थे जैसे RG भंडारके थे, RL मित्रा थे, लेटर स्वामी विवेकानंद जो क्रिएट करते हैं इंटायरली
बेसिकली न्यू पिक्चर ऑफ इंडियाज़ पास्ट। ये इंडिया के पास्ट की एक नई पिक्चर देते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे थे, हम प्राउड करना चाहिए, हम ऐसे थे, और इस तरीके से अपने कल्चर को प्राइड दिखाते हैं। ये पिक्चर थी कैरेक्टराइज करी जाती है वेल डेवलप्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इंस्टीट्यूशन के लिए, और फ्लोरिश करती है जिससे ट्रेड हमारी विद आउटसाइड वर्ल्ड, हम जब ब्रिटिश नहीं आते तब भी हम कहते हैं रोमन जो हमारा चोल साम्राज्य था वो कहते हैं पूरे यूरोपियन से ट्रेड करता था, और इधर नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज से भी ट्रेड करता था। तो हमारे पास बहुत प्राइड, ट्रेड भी अच्छी थी इनसे आने से पहले। जो पिक्चर थी और जो कटराइज करते थे वेल डेवलप्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो सोशल इंस्टीट्यूशन फ्लोरिश करती थी ट्रेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जो रिच हेरिटेज थी आर्ट में और जो कल्चर में, और जो न्यूमरस सिटीज़ थे हमारे, जो उनकी थ्योरी थी पुट फॉरवर्ड की यूरोपियन स्कॉलर्स जो हैं वो दैट कि इंडो आर्यंस बिलोंग टू द सेम एथनिक ग्रुप फ्रॉम विच अदर नेशन ऑफ यूरोप had evolved gave a psychological boost to the educated Indian। वो बताते थे कि नहीं भैया जो आर्यंस हैं वो आए थे उधर से और तुम लोगों को कैप्चर कर लिए, और फिर जो तुम्हारी ट्राइब थी वो उनको कब्जा कर लिया, और वो अनटचेबल या फिर ट्राइबल हैं। तो घुरे कहते नहीं भैया ऐसा नहीं था, जो इंडो आर्यंस आए थे लेकिन जो उन्होंने क्या कहते हैं हम लोगों को कन्वर्ट कर लिया और हम पे रूल करते रहे, वही थ्योरी वो क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स भी दिया करते थे, साइकोलॉजिकल बूस्ट करते थे एजुकेटेड इंडियंस को, कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट और जो कॉन्फिडेंस था ये गेंड हेल्प, ये मदद करता है नेशनलिस्ट को कि वो डिमोलिश करें कॉलोनियल मिथ की, जो कॉलोनियल मिथ हैं उनको तोड़ें, कि इंडिया एक लॉन्ग हिस्ट्री है उनकी सेविलिटी है फॉरेन रूलर्स के द्वारा। अब जो प्रोग्रेस हुई कैरेक्टर ऑफ द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, अब जो रिफॉर्म मूवमेंट हुए, जो रिफॉर्म सोशल इविल्स थी, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज विडो वी मैरिज, पुर्दा सिस्टम, ये सब खत्म होने लगी। सिविल एविल्स जो थी और ये डिवाइड करती है इंडियन सोसाइटी, विच डिवाइड जो ये सोशल इविल्स थी, कास्ट सिस्टम, और ये सोसाइटी को डिवाइड करती थी, और ये जो बहुत सारे इफेक्ट थे ब्रिंगिंग डिफरेंट सेक्शन टुगेदर। ये प्रूव करता था कि जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं हमारे ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में, राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव और जो इकोनॉमिक इनोवेशंस थे वो गेव राइज टू न्यू अर्बन मिडिल क्लास इन टाउन्स में एक नया मिडिल क्लास निकल के आ रहा था, और जिस अकॉर्डिंग टू परसिवियल स्पीयर कहते हैं जो न्यू मिडिल क्लास है वो वेल इंटेलिजेंट है ऑल इंडिया क्लास में, और ये वेरी करता है बैकग्राउंड, बट एक कॉमन फोरग्राउंड है इनके पास वो ज्ञान, इनके आइडियाज़, उनकी जो वैल्यू है। जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडियन सोसाइटी में, चाहे वो डायनेमिक माइनॉरिटी हों, और जो सेंस ऑफ यूनिटी और जो पर्पस है उनकी होप का, ये जो क्लास ऑफ प्रोमिनेंट बिकॉज जो एजुकेशन थी वो न्यू पोजीशन, और ये क्लोज टाइज थे विद द रूलिंग क्लास जो केम टू द फोर फ्रंट। जो लीडरशिप थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन ऑल इट्स स्टेज ऑफ द ग्रोथ, और जो प्रोवाइड बाय दिस क्लास, इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट इन द वर्ल्ड, जो उसी समय जो पूरे दुनिया में मूवमेंट हो रहे थे, राइज ऑफ नंबर ऑफ द नेशन ऑन द रूइंस ऑफ स्पेनिश में भी, स्पेन में रिवॉल्यूशन हो रहे थे, पोर्तुगीज़ में एम्पायर इन द साउथ अमेरिका, और जो नेशनल लिबरेशन चल रहा था ग्रीस में, इटली में जर्नल में, और जो आयरलैंड जो था वहाँ भी पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस बाय द नेशनलिस्ट रैंक। जो रिएक्शनरी पॉलिसी और जो रेशियल एरोगेंस था रूलर्स का, जो रेशियल मिथ जी उन्होंने जो रेशियल मिथ बना रखी थी, नहीं भैया हम लोग गोरे लोग हैं, हम लोग वाइट सुपैरिटी वाले लोग हैं, और हमारा ये राइट है कि हम आपको सिविलाइज्ड बनाएं। जो रेशियल उनकी मिथ थी वाइट सुपैरिटी की, वो भी कहते परपेचुएटेड बाय द ब्रिटिश थ्रू ए डिबेट पॉलिसी, जो डिलिब्रेट करते थे पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रीगेशन। इंडिया अब डीपली ये जान चुके थे कि जो लिटन की रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी और जो रिडक्शन हो रहा था मैक्सिमम एज जो लिमिट लगा दी थी, लिटन ने कि आईसीएस का एग्ज़ाम जो है 21 साल से उन्होंने 19 साल ला दिया था 1876 में। ये तो बहुत कम कर दिया था, 19 साल में तो हम जान भी नहीं पाते हैं क्या
स्कूल्स डेज में होते हैं। और तो हम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बन जाएंगे? तो ग्रांट उन्होंने जब दिल्ली दरबार हुआ 1877 में, जो कंट्री था वाज सीवियर ग्रिप ऑफ फेमाइन, उसमें बहुत सारा फेमाइन आया था, लेकिन वहाँ पे दिल्ली दरबार में भव्य स्वागत होता था। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878, तो पहली बात तो इन्होंने 1876 में क्या कहते हैं 21 से 19 साल कर दिया ICS की एग्जामिनेशन, और उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आ गए 1878 में 2 साल बाद। और उसके बाद आर्म्स एक्ट भी उसी साल ला दिए कि आप हथियार नहीं रख सकते और आप कुछ उल्टा सीधा पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ लिख भी नहीं सकते। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको क्या होगा, अपोजिशन होगा। और ये क्या कहते हैं, प्रोवोक्ड द स्टॉर्म, इस अपोजिशन को बंद करने के लिए ये सब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और जो आर्म्स एक्ट लाए। लेकिन जो उसी समय एक इलबिल्ट बिल आया, जो कंट्रोवर्सी थी कि जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिशर्स को सज़ा नहीं सुना सकते। जो रिपन गवर्नमेंट थी उसने अबॉलिश कर दिया ये जुडिशियल जो डिसक्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन द रेस डिस्टिंक्शन, जो जुडिशियल डिसक्वालिफिकेशन थी वो भी बंद करा दी, रेस डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने कहा कि जो इंडियन मेंबर हैं वो सिविल सर्विसेज में सेम पावर रखेंगे और राइट रखेंगे जो एंजॉय करते हैं यूरोपियन कॉलेज कलीग्स। रिपन जो था बहुत अच्छा आदमी था मुझे लगता है, और रिपन जो था मॉडिफाई करता है बिल्स और ऑलमोस्ट डिफीट करता है जो ओरिजिनल पर्पस था उसका, बिकॉज जो स्टिफ अपोजिशन हो रहा था यूरोपियन कम्युनिटी में। इट बिकेम क्लियर, ये साफ हो चुका था कि जो नेशनलिस्ट हैं वो जस्टिस और जो फेयर प्ले चाहते हैं, नॉट बी एक्सपेक्टेड वेयर इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी वॉज इन्वॉल्व। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड एजिटेशन हो रहा था बाय द यूरोपियन कि वो रिवोक करें इल्बर्ट बिल और टॉट, वो इंडियंस हमें क्या सिखाएंगे कि लॉ क्या होता है। इल्बर्ट बिल ऑल्सो टॉट द नेशनलाइज्ड हाउ टू एजिटेट द सर्टेन राइट्स एंड डिमांड। इसलिए अब इंडियंस को भी समझ में आ गया, नहीं भैया ये हमको कुछ नहीं देने वाले जो इल्बर्ट बिल, ये तो हमें गंवार ही समझते हैं कि हम क्या लॉ सीखेंगे। पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बनी, उससे पहले बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन बन रही थी धीमे धीमे, और वो सब अलग अलग थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नॉट द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, वो पहली नहीं थी, इससे पहले भी बहुत सारी पॉलिटिकल जो एसोसिएशन थी अर्ली हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, वो डोमिनेट करती था वेल्दी एंड एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स, जो लोकल या रीजनल लेवल पे ऐसे करेक्टर थे। देयर लॉन्ग प्रपिटेशन टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट मोस्ट ऑफ देम डिमांडेड। और ये जो बहुत सारी याचिकाएं लगाई गई थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की, उसमें डिमांड करते थे। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, भैया प्रशासनिक रिफॉर्म लेके आओ, सुधारो इसको, हम लोगों को भी कुछ ऊपर वाली सीटें दो, हम लोग भी समझें कि हमारा देश है, हमें भी अपने प्लान बनाने चाहिए। एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड जो एसोसिएशन है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें इंडियंस को भी शामिल किया जाए। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, भैया शिक्षित करो, हम लोग वैसे ही रहेंगे क्या। जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी सेकेंड हाफ ऑफ द जो 19th सेंचुरी थी, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी सेकेंड हाफ, जो 1857 के बाद सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी जो थी इंक्रीज़ करती है, डोमिनेटेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। उसमें लॉयर थे, जूरिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, टीचर्स भी थे, और जो क्या कहते हैं वाइडर पर्सपेक्टिव रखते थे सभी लार्जर एजेंडा के लिए। अब जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी बंगाल में, सबसे पहले जो बंगला भाषा प्रकाशिका सभा थी, वो फॉर्म्ड हुई थी 1836 में बाय एसोसिएट ऑफ राजा राम मोहन रॉय। जमींदारी एसोसिएशन था, वो कहते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी जिसको कहा जाता था, और ये सेफगार्ड करती थी जो इंटरेस्ट होते थे लैंडलॉर्ड्स के, और जो लिमिट्स लगाई जाती थी उनके ऑब्जेक्टिव पे। लैंडलॉर्ड्स की सोसाइटी जो मार्क करती थी, जो बिगनिंग है ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो यूज़ करते थे मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन, ये संवैधानिक तौर पे अपना रास्ता अपनाते थे। और जो रेड्रेसल होता था, जो शिकायत और निवारण होता था, रेड्रेसल ऑफ द ग्रेवियंसेस, जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये जो फाउंड की गई थी इन 1843 में, जिसका विद द ऑब्जेक्टिव की जो कलेक्शन है और जो डिसमिनेशन हो रहा है इंफॉर्मेशन का रिलेटेड टू द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द ब्रिटिश पीपल,
इसमें क्या कहते हैं, जो पीसफुल और जो लॉफुल कैरेक्टर थे वो अपीयर करते थे, कैलकुलेटेड जो सिक्योर करते थे, वेलफेयर हो किसी तरीके से एक्सटेंड करते थे, जस्ट राइट और द एडवांस करते थे इंटरेस्ट ऑफ द ऑल क्लास ऑफ अवर फेलो सब्जेक्ट। 1851 में जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी और जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी वो मर्ज कर दी जाती इनटू द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में। तो लैंड होल्डर सोसाइटी और जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी और जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी ये मर्ज की जाती इनटू द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये सेंड करते हैं पिटिशन टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट डिमांडिंग इंक्लूजन ऑफ सम ऑफ इट्स सजेशन इन द रिवाल्ड चार्टर ऑफ द कंपनी। अब इसके बाद क्या होता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट होता है सेपरेट लेजिस्लेचर का, इसके बाद एक इस्टेब्लिशमेंट की जाती है एक सेपरेट लेजिस्लेचर ऑफ ए पॉपुलर कैरेक्टर। दूसरा जो सेपरेशन हो जाता है एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशियल फंक्शन। अब इसमें कहा जाता है भैया कि एक लॉ सेपरेट करो लॉ मेकिंग बॉडी के लिए। दूसरा एक जो जुडिशियल सिस्टम है और एग्जीक्यूटिव सिस्टम उसको अलग अलग करो, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम जब तक एग्जीक्यूटिव से अलग नहीं होगा तब तक जो सरकार और जो लॉ मेकिंग बॉडी वो एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंग ही अपने लॉ सुनाएगी। तो इसलिए जुडिशियल सिस्टम को अलग करो। जो रिडक्शन हो रहा है इन सैलरी में हायर ऑफिसर और ये जो हायर लेवल पे जो ऑफिसर है इनकी सैलरी कुछ भैया कम करो भारत से जा रही है। जो एबोलिशन ऑफ सॉल्ट ड्यूटी, जो भैया नमक तो खाने दो पानी तो पीने दो, एबोलिशन ऑफ द सॉल्ट ड्यूटी, अब अखबारी और स्टाम्प ड्यूटी तो भैया कम कर दो। ये जो सभी पार्शली एक्सेप्टेड थे। और जो चार्टर एक्ट आया था 1853 का, ये प्रोवाइड करता था कि एडिशन ऑफ 6 मेंबर टू द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस। 6 में से 6 मेंबर जो हैं गवर्नर जनरल काउंसिल में ऐड किए जाएं। अब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो हमने इसमें सबसे पहले जो बताया आपको, पहले बंगला भाषा प्रशिक्षण सभा थी, उसके बाद जमींदारी एसोसिएशन, इसको लैंड होल्डर सोसाइटी, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसने काफ़ी डिमांड करी। और इससे क्या हुआ, जो लैंड होल्डर सोसाइटी और जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी दोनों मर्ज हो गए, जिससे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना और इसने बहुत सारी डिमांड रखी। अब उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइज करी गई थी बाय दादा भाई नौरोजी 1866 में इन लंदन, और वो डिस्कस करते थे इंडियन क्वेश्चन के ऊपर। पार्लियामेंट में भी वो सदस्य रहे वहाँ के, और वो फारसी थे और उन्होंने इंडियन क्वेश्चंस वहाँ पे उठाए कि जो इन्फ्लुएंस हो रहा है पब्लिक मैन इन इंग्लैंड कि प्रमोट करें इंडियन वेलफेयर, इंडिया के वेलफेयर के बारे में या कुछ करो। लेटर जो ब्रांचेस थी एसोसिएशन की वो स्टार्टेड इन द प्रोमिनेंट इंडियन सिटीज़। जो इंडियन लीग थी, इंडियन लीग जो थी स्टार्ट की गई थी 1875, जब क्या कहते आर्य समाज स्टार्ट हुआ था। ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टिमुलेटिंग द सेंस ऑफ नेशनलिज्म, जो स्टिमुलेट करेगा सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियंस, अमंग द पीपल। ये जो भारत में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो जगाएगा और इनक्रेज करेगा पॉलिटिकल एजुकेशन को। जो इंडियन एक और थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ऑल्सो नोन एज इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन कहते थे, जो सुपर सीड करती थी इंडियन लीग को और फाउंड की गई थी 1876 में बाय यंगर नेशनलिस्ट ऑफ द बंगाल, जो लेड किया जाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। ये जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन थी ये सुपरसीड की जाती थी इंडियन लीग के द्वारा, जो फाउंडेड इन 1876 बाय यंगर नेशनलिस्ट ऑफ द बंगाल लेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये जो गेटिंग डिस्कनेक्टेड विद द कंजर्वेटिव और जो प्रो लैंडेड पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। जो इंडियन एसोसिएशन थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो प्री कांग्रेस एसोसिएशन थी और जिसका एम था प्रमोट करना बाय वेरी लेजिटिमेट मीन्स ऑफ द पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल और जो मटेरियल एडवांसेस हैं पीपल के। ये सेट आउट करती थी कि भैया क्रिएट करो एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन ऑन द पॉलिटिकल क्वेश्चन, कि हम अपने पॉलिटिकल क्वेश्चंस उठा सकें। दूसरा, यूनिफाई इंडियन पीपल इन ए कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम, जितने भारतीय उनको एक कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम में शामिल किया जाए। अब इससे क्या हुआ, ये प्रोटेस्ट करते थे अगेंस्ट रिडक्शन ऑफ द एज लिमिट इन 1877, जो ICS इंडियन नेशनल सर्विस में एग्जामिनेशन में कम कर दी गई थी।
21 से 19 साल कर गई थी। ये इन लोगों का प्रोटेस्ट था, जो एज लिमिट कम करा गया था 1877 में। और द एसोसिएशन, ये एसोसिएशन डिमांड करती थी साथ में होल्डिंग ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंग्लैंड और इंडिया। अभी भैया इंडिया इंग्लैंड में ही होता है, यहाँ इंडिया में करा दो, हम लोग भी थोड़ा पेपर पर दे लें। और जो इंडियनाइजेशन है हायर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट, और इंडियंस को भैया ऊपर जाने दो थोड़ा, क्या कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, आप ही बैठे रहोगे क्या, हम लोग को भी समझ लेने दो कि भैया हम भी अपना पॉलिसी थोड़ा बना लें। और ये लीड करता था कंपेनियन अगेंस्ट द रिप्रेसिव आर्म्स एक्ट वर्नाकुलर एक्ट। और इनकी जो कंपेन थी अगेंस्ट थी, भैया हम लोग को कुछ लिख, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाओ, हम भी अपने देश के बारे में थोड़ा लिखें और समझें, लोगों को क्या कहते हैं जागरूक करें। आर्म्स एक्ट, और ये जो ब्रांचेस थी एसोसिएशन की, ये ओपन की गई बहुत सारे टाउन्स में, सिटीज़ ऑफ बंगाल में, इवन आउटसाइड बंगाल में भी। जो मेंबरशिप फीस थी वो बहुत ही कम रखी गई, और ये अटैक करती थी पुअर सेक्शन को जो कि एसोसिएशन में आना चाहते थे। जो एसोसिएशन स्पॉन्सर्ड कर रही थी ऑल इंडिया जो कॉन्फ्रेंस थी, जो विच टुक प्लेस इन कलकत्ता, जो कलकत्ता में हुई थी ऑन December 28 to 30 1883 में हुई थी। लेकिन मोर देन 100 डेलीगेट से भी ज़्यादा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री अटेंड करते हैं। और ये एक एसोसिएशन थी जहाँ पे ये एक ऐसी एसोसिएशन थी जो फॉररनर थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, ऑल इंडिया नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और लेटर ये मर्ज हो जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1886 में। जो पॉलिटिकल एसोसिएशन इन बॉम्बे, पॉलिटिकल एसोसिएशन बॉम्बे में पूर्ण सार्वजनिक सभा, जो पूर्ण सार्वजनिक सभा थी वो फाउंड किया गया था उसे 1867 में बाय महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। और जो ऑब्जेक्टिव था इसका सर्व करता था, जो ब्रिज है बिटवीन द गवर्नमेंट और द पीपुल, गवर्नमेंट और पीपुल के बीच में जो ये ब्रिज था उसको ये लोग पूरा करते थे। लोगों की बात गवर्नमेंट तक, गवर्नमेंट की बात लोगों तक पहुंचाने का, क्योंकि गवर्नमेंट इंग्लिश जानती थी, पीपुल्स लोकल लैंग्वेज जानते थे, तो उनके बीच में कहाँ कोई ब्रिज बन पाएगा। तो ये पूर्ण सार्वजनिक सभा थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो थी ये स्टार्ट किया गया था बद्रुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग के द्वारा 1885 में। पॉलिटिकल एसोसिएशन मद्रास महाजन सभा जो थी वो फाउंड की गई थी 1884 में बाय M.V. रंगाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चारू, ये 3 लोगों के द्वारा चालू की थी। फिर से मद्रास महाजन सभा जो थी 1884 में बाय M.V. रंगाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चारू। प्री कांग्रेस कंपेनियन, जो प्री कांग्रेस कंपेनियन थी, कांग्रेस से पहले कंपेन्स बहुत सारे हुए, और जो एसोसिएशन थी ऑर्गेनाइज करती थी बहुत सारे कंपेनियंस को बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अपीयर्ड ऑन द सीन। दीज कंपेनियन आर, कौन से थे कि पहला की जो इम्पोजिशन ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन पे भैया ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी है इसको हटा लो थोड़ा, हम अपना इम्पोर्ट जो क्या कहते हैं हम एक्सपोर्ट करते थे और इम्पोर्ट जो करते थे, अब एक्सपोर्ट जो करते थे तो सस्ता आता था, लेकिन जो इंपोर्ट करते थे वो महंगा होता था। तो इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी हटाइए, हमें महंगा नहीं सस्ता पड़े, तो इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी 1875 में कहा हटाइए आप। दूसरा जो था इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, इंडियनाइजेशन भैया गवर्नमेंट सर्विस में इंडियंस को भरो, यूरोपियंस रहें लेकिन इंडियंस को भी ऊपर जाने दो 1878 और 79 में। तीसरा जो लिटन का अफ़गान एडवेंचर था, लिटन जो थे अफ़गान के साथ उनकी डील थी कि भैया फॉरेन पॉलिसी जो हम ही संभालेंगे, और इस तरीके से जो आमिर हुआ करते थे वहाँ के। फोर्थ जो अगेंस्ट थे क्या कहते हैं आर्म्स एक्ट जो 1878 में आया, रिपन ने लाए थे, और जो अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, और ये फॉर राइट टू ज्वाइन द वॉलंटियर क्रॉप्स। सेवन्थ जो था अगेंस्ट प्लांटेशन लेबरर, जो अगेंस्ट इनलैंड इमाइग्रेशन हो रहा था, अपने ही ज़मीन से लोगों को यहाँ से ले जाके क्या कहते हैं म्यांमार में छोड़ना, बर्मा में छोड़ना, जो क्या कहते हैं माली में छोड़ना, श्रीलंका ले जाना यहाँ के लेबरर बेचारे, और वो वहाँ पे आज भी लेबरर की तरीके से काम कर रहे हैं। अब देखिए आसाम में टी ट्राइब खाते थे, जितनी भी जनजातियाँ थी एसटी ले जाके उन्होंने पटक दिया आसाम में, वहाँ पे उनके जो लेबरर्स थे खूब काम करा, और आज भी बेचारे टी ट्राइब बने हुए हैं। कोई भी उनको एसटी कोई ना ये पीवीजीटी में आते हैं, ना उन्हीं की ट्राइब कहते हैं झारखंड में पीवीजीटी में आते हैं।
नेक्स्ट क्या कहते हैं, जो से 11th था, अगेंस्ट रिडक्शन इन द मैक्सिमम एज फॉर अपेयरिंग इन द इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन एसोसिएशन टुक अप। भैया ये जो 21 साल ये 19 साल बहुत कम हो गई। क्वेश्चन ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया जो एजिटेशन था कि अगेंस्ट, और ये इंडियन सिविल सर्विसेज के खिलाफ थे। अब समरी देखते हैं, जो कौन से फैक्टर थे ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म, कौन से ऐसे कारण थे कि इंडियंस के अंदर एक ग्रोथ जो थी नेशनलिज्म की चालू हुई। पहला, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रडिक्शन इन द इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट, जो उनका अंडरस्टैंडिंग थी और जो उनका कॉन्ट्रडिक्शन था इंडियन और कॉलोनियल इंटरेस्ट में। दूसरा, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव और जो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। वेस्टर्न थॉट एंड द एजुकेशन, जो पश्चिम के जो विचारक थे और जो उनका शिक्षा प्रणाली थी। जो रोल था प्रेस और लिटरेचर का, जो रीडिस्कवरी ऑफ इंडियन पास्ट, एक बार फिर से हमारे ही कहते बहुत सारी बुक्स को कन्वर्ट किया गया और कन्वर्ट करके बताया गया हमारा जो पास्ट था बहुत अच्छा था, प्राइड फील कराते हैं हिस्टोरिकल रिसर्चर्स। और आर्य समाज तो कहता है गो बैक टू द वेदास। राइज ऑफ द मिडिल क्लास इंटेलिजेंट, इम्पैक्ट जो होता है कंटेम्प्रेरी मूवमेंट वर्ल्ड वाइड, और जो रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी, रेशियल इग्नोरेंस ऑफ द रूलर्स। अब जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, उससे पहले भी बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन थी बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें 1836 की बंगला भाषा प्रशिक्षा सभा, या फिर जमींदारी एसोसिएशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स सोसाइटी। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1870 में पूर्ण सार्वजनिक सभा, 1875 में इंडियन लीग, और 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता और इंडियन नेशनल एसोसिएशन। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 1884 में मद्रास महाजन सभा, 1884 में मद्रास महाजन सभा। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।